अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज 3 जेलों की बड़ी खबरें देनी है इस वीडियो में, और उसके बाद फिर जो कराची डूबने के हवाले से जो ख़ास तौर पर ऑपरेशन किया गया सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो गरीब गुरबा के या कम आमदनी वाले लोग जो थे उनके घरों को मसमार कर दिया। लेकिन DHA और कंटोनमेंट बोर्ड के जो वहाँ इलाके हैं वहाँ पर जहाँ इनका काम होता है, तो वहाँ पर जो नालों के ऊपर जो कायम तजावज़ात हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं की गई है। उसके ऊपर जो है वो आज बाकायदा तौर पर सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई है। दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और अदालत ने क्या हुक्मनामा जारी किया, उसकी तफसीलात इस वीडियो में रखूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा जियालों के हवाले से, जो कि एक सीनियर तरीन रहनुमा हैं और मुख्तलिफ जो पोर्टफोलियो रखते हैं सिंध में, काबीना में और सिंध हुकूमत में। वो आज गिरफ्तारियों से एक जो है वो ख़ास तौर पर तो बच गए हैं। वो शायद वो खुशी से ईद मनाएंगे, लेकिन लग ये रहा था कि वो ईद नहीं मना पाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ इजाज़ जाखरानी साहब की, जो कि मुशीर जेल खाना जाते हैं। आज तक के लिए उनकी जो ज़मानत थी सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मंजूर की थी, नैब को गिरफ्तारी से रोका था। लेकिन आज जब जस्टिस मकबूल बाकर साहब और जस्टिस सजाद अली शाह साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की, तो आज भी तकरीबन कोई 50-60 बंदा उनके साथ मौजूद था। लेकिन कमरा अदालत में कोई 10-12 लोग मौजूद थे। हालांकि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने गुज़श्ता समाअत पर रोका था कि वो जो अपने जो वहाँ के इलाके के लोग हैं या अपने जो एक हमदर्द या हामी लेके आते हैं उनको साथ लेके नहीं आया करेंगे। लेकिन आज भी कमरा अदालत के बाहर, अहाता अदालत में और उसके बाद फिर बाहर रोड पर जो है वो मुख्तलिफ बड़ी बड़ी गाड़ी में जो है वो लोग आए हुए थे, जो उनकी हिमायत में कि अगर सिंध सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत में तोसी नहीं होती या ज़मानत मंजूर नहीं होती तो नैब तो भरपूर आज भी तैयारी में था। कराची नैब के जो एहलकार थे वो, और उसके अलावा फिर सक्खर नैब से भी यहाँ पे लोग मौजूद थे कि अगर उनकी ज़मानत की दरख्वास्त खारिज होती है तो उनको जो है वो यहाँ से गिरफ़्तार कर लिया जाता। लेकिन चूँकि आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो कानूनी नुकात हैं उनके ऊपर काफ़ी सवालात उठाए। उसके ऊपर अदालत ने अब ये तय किया है, ये हिदायत की है कि चूँकि सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का फ़ैसला है, तो जो इजाज़ जाखरानी की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हुई थी, तो उसके बाद फिर अब 3 रुकनी बेंच ही कानूनी नुकात को तय करेगा, 3 रुकनी बेंच ही मामले की समाअत करेगा। तो इसलिए अब हिदायत अदालत ने जारी की है कि जो 9 अगस्त के बाद 3 रुकनी बेंच यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का अवेलेबल होगा कराची रजिस्ट्री में, वो इजाज़ जाखरानी की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत करेगा। मखदूम अली खान जो वकील हैं इजाज़ जाखरानी के, उनकी जानिब से दलाइल में कहा गया कि 2 इंक्वायरी में वो ज़मानत पर हैं। तीसरी इंक्वायरी में जो अहम कानूनी नुकात थे उनको नज़रअंदाज किया गया। उसके बाद फिर उनकी जो सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की, और उसके बाद फिर कहा गया है कि इजाज़ जाखरानी को कॉल अप नोटिस जारी नहीं किया गया था नैब की जानिब से इस इंक्वायरी में। और उसके बाद फिर जो इनके दीगर जो कंट्रैक्टर हैं, दीगर जो इनके शरीक मुलजमान हैं, उनकी भी ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं, तो इसलिए इजाज़ जाखरानी की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की जाए। दूसरी जानिब जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं अब्दुल सत्तार अमान, उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि जो इजाज़ जाखरानी की दरख्वास्त है वो काबिल समाअत ही नहीं है। पहले इस नुक्ते पर दलाइल होने चाहिए कि इजाज़ जाखरानी की दरख्वास्त चूँकि नाकाबिल समाअत है तो इस पर दलाइल हों, और ना कि दरख्वास्त के मेरिट के ऊपर जो वो दरख्वास्त के दलाइल सुने जाएँ। तो अदालत ने तय किया कि हम दोनों को सुनेंगे, और ये जो दरख्वास्त काबिल समाअत ना होने से मुतालिक जो नायब प्रोसिक्यूटर की जानिब से नुक्ता उठाया गया उस पर भी हम सुनेंगे, और उसके बाद फिर हम फैसला करेंगे। लेकिन 3 रुकनी बेंच ही इस मामले की समाअत करेगा। अब ईद तक का रिलीफ मिला है इजाज़ जाखरानी को, ईद अपने अब हामियों के साथ ही गुजारेंगे। लेकिन उसके बाद फिर ईद के बाद अब जब इस केस की समाअत होगी तो उस पर जो कानूनी नुकात जो है उस पर डिस्कस किया जाएगा। लेकिन वो जब उनको हालांकि ये मोहलत मिल भी गई थी अदालत में, उसके बाद फिर हमने देखा कि वो काफ़ी फिर भी परेशान थे कि नैब उनको गिरफ़्तार कर लेगा। फिर वो काफ़ी देर तक अपने वकील मखदूम अली खान साहब के आगे पीछे फिरते रहे, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद था अदालत में। तो उनकी कोशिश ये थी कि नैब के जो एहलकार हैं जो उनको मुमकिन तौर पर गिरफ़्तार करने आए थे वो इधर उधर हो जाएँ तो ही वो बाहर जाएँगे। उसके बाद फिर मखदूम अली खान साहब के पास चल के भी गया, तो उन्होंने कहा कि सर आप जब बाहर निकलेंगे तो मैं तभी निकलूँगा। तो मखदूम अली खान साहब ने उनको जवाब दिया, ये मैं बात सुन रहा था वहाँ खड़े होकर, कि आपके तो इतने सारे आपके हामी आपके साथ मौजूद हैं, तो मसला नहीं है, आप जा सकते हैं, आपको नैब गिरफ़्तार जो है नहीं करेगा। तो मखदूम अली खान साहब जैसे ही अहाता अदालत से बाहर निकले, तो उसके बाद फिर चूँकि अदालतों का हुक्म था कि इसको नहीं गिरफ़्तार करना इजाज़ जाखरानी साहब को, तो नैब के जो एहलकार थे वो अपनी गाड़ियों के साथ चले गए थे। तो उसके बाद फिर इजाज़ जाखरानी बाद में निकल कर गए, और उसके बाद फिर बड़े भागते हुए तेज़ से भागते हुए गए और गाड़ी में बैठे, और जो है वो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से बासानी जो है वो चले गए थे।
लेकिन चूँकि नैब का अब कहना है कि इनके खिलाफ जो है शवाहिद मौजूद हैं, अदालतों में चकमा दे रहे हैं, बार बार चकमा दे रहे हैं और गिरफ़्तार नहीं हो पा रहे। नैब को की टीम जब उनको गिरफ़्तार करने के लिए गई थी तो वहाँ नैब की टीम को जद्दोजहद की भी किया गया था, तो इसलिए काफ़ी मुश्किल जो है जाकरानी इन्हें पैदा की हुई है नैब के लिए, और नैब भी कड़ी नज़र रखे हुए है। लेकिन अदालतों की जानिब से जब उनको रिलीफ मिलता है तो इस वजह से नैब के हुकाम जो है बेबस हो जाते हैं। इनके ऊपर 3 इंक्वायरियाँ ज़ेर समाअत हैं और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो वो जैकबाबाद में जो इनका हल्का है, वहाँ इलाका है, वहाँ पर जो तरक्याती मंसूबे थे और मुख्तलिफ जो मंसूबे थे उनमें करप्शन की मुबैना तौर पर नैब इंक्वायरियाँ कर रहा है। 3 इंक्वायरियाँ जारी हैं, तो अब एक में उनका कहना है कि वो उनकी ज़मानत मुस्तरद हुई थी और 2 में वो ज़मानतों पर हैं। बहरहाल ये मामला इंतहाई हाई प्रोफाइल है। और उसके बाद फिर शर्जील मेमन साहब की हवाले से बड़ी अहम खबर है। शर्जील मेमन साहब ने चूँकि पहले भी जब ये हिफाजती ज़मानत या उसके बाद हिफाजती ज़मानत लेकर यहाँ आना चाहते थे, उनके ऊपर जब संगीन नोयत के इल्ज़ामात थे, तो उसके बाद फिर 2 बार नहीं आ पाए थे, तो उनकी जो ज़मानत रखी गई थी सिंध हाई कोर्ट ने वो अपनी तहवील में ले ली थी। उसके बाद फिर अब 3 जो है वो इनके ऊपर इंक्वायरियाँ जारी हैं। 1-2 सिंध में रेफरेंस दायर हो चुके हैं, एक आमदन से ज़ायद असासे बनाने, गैर कानूनी भर्तियाँ और इसके अलावा करप्शन के हवाले से उनके ऊपर इंक्वायरियाँ बल्कि रेफरेंस दायर हो चुके हैं। और एक जो है इस्लामाबाद जाली अकाउंट्स केस में भी जो है वो वहाँ इंक्वायरी ज़ेर समाअत है। सिंध हाई कोर्ट से 2 इंक्वायरी में ज़मानत पर है और इस्लामाबाद में भी सिंध हाई कोर्ट से 2 रेफरेंसेस में और इस्लामाबाद में 1 इंक्वायरी में उन्होंने ज़मानत हासिल कर रखी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। आज उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि उनकी साहबजादी का एडमिशन हुआ है जो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में, वो बाप की हैसियत से उस यूनिवर्सिटी में जो है वो बेटी को पहले दिन, यूनिवर्सिटी का जब पहला दिन होगा तो वो छोड़ना चाहते हैं। वहाँ बेटी को जैसे एक बच्चे को छोड़ने के लिए वालिदैन जाते हैं, तो वो उनका कहना है कि वो बेटी को छोड़ने के लिए यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, वो एक फ़ख्र महसूस करते हैं, तो इसलिए उनको एक बार मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। उनका कहना है कि वो अदालतों की हर समाअत पर पेशी पर आते हैं। अब अदालत एक बार मुल्क से बाहर जाने की जो भी शर्त रखेगी या शराइत लागू मुझ पर करेगी तो मैं उस पर अमल दरामद करूँगा। तो अदालत ने नोटिस जारी किए हैं नैब को और तकरीबन 30 जुलाई को जो है नैब प्रोसिक्यूटर और दीगर से जवाब तलब किया है। और उसके बाद फिर अब बताया गया कि 15 अगस्त को मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने बाकायदा तौर पर अदालत से एक बार मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त मांगी। अपने वकील के तवज्जुह से उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी और जस्टिस इकबाल खड़ो साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस मामले की समाअत की और चूँकि वो फौरी जाना चाहते हैं और उसके बाद फिर उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था। दूसरा मामला आता है, क्योंकि काफ़ी लोग सवाल करते हैं डेवलपमेंट जो भी होती है इन केसेस में, जो कि सियासी या हाई प्रोफाइल केसेस हैं, तो आज चूँकि सिराज दुरानी साहब जो कि स्पीकर सिंध असम्बली है, उनके केस में कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई, लेकिन चूँकि सवाल लोग करते हैं तो इसलिए मैं वीडियो का हिस्सा उसमें ज़रूर बना रहा हूँ कि एक तो उनके साहबजादे ने शहबाज दुरानी जो है उन्होंने दरख्वास्त से दायर की हुई है कि उनको मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि जो सिराज दुरानी के खिलाफ रेफरेंस दायर है उसमें सिराज दुरानी की फैमिली भी मुलज़िम के तौर पर नामज़द है और उनका साहबजादा जो है शहबाज दुरानी वो भी नामज़द है। वो अमेरिकन नेशनल होल्डर हैं, अमेरिकन शहरियत रखते हैं, उनके पासपोर्ट की कॉपी मेरे पास मौजूद है। तो उन्होंने मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त मांगी थी। उसकी ख़ास तौर पर आज जब ये इंकशाफ हुआ कि नैब ने बल्कि जवाब जमा कराना था लेकिन अदालती वक्त की कमी के बायस वो समाअत नहीं हो सकी, अब 2 अगस्त तक की जो है वो समाअत मुलतवी की गई है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सिंध हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच बल्कि खसूसी बेंच जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब की सरबराही में जो इस मामले की समाअत कर रहा है और अब 2 अगस्त को इस मामले की समाअत होगी सिराज दुरानी के और उनके जो दीगर शरीक मुलज़मान हैं उसके ऊपर, और मुलज़मान के जो वकील हैं वो दलाइल देंगे। आज जो शाहब सरकी साहब हैं वो इस केस में आज मौजूद नहीं थे, तो लिहाजा जो है वो अदालत की जानिब से टाइम दे दिया गया है उनको और 2 अगस्त को अब केसेस की जो है मज़ीद समाअत होगी। ये जियालों का अहवाल था और हमने जब वापस आ रहे थे पेशी से बाहर तो हमने सवालात किए उनसे। एक तो ये एक हमारे सहाफ़ी दोस्त ने सिराज दुरानी साहब से सवाल किया कि मुल्क में दहशतगर्दी मज़ीद बढ़ रही है और चाइनीज़ हुकूमत भी नाराज़ हो गई है, तो काफ़ी मसाइल हैं। तो उन्होंने कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी जो है वो बढ़ रही है। सिराज दुरानी का ये सवाल का जवाब में उन्होंने कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है, हाई कोर्ट में तो कोई दहशतगर्दी नहीं हो रही ना। उसके बाद फिर और भी सवाल थे कश्मीर में इलेक्शन के हवाले से, फिर मुर्तज़ा वहाब साहब के हवाले से सवाल किए, तो उसमें उनका कहना था कि वो एक बैरिस्टर हैं, काबिल शख्सियत हैं, अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची बन जाते हैं तो बड़ी बात होगी। तो उस पर मैंने सवाल किया कि आपको तो एक जमहूरियत की चैम्पियन आपकी जमात है पीपल्स पार्टी, तो आप लोग जो है वो इस मामले में एक बलदियाती सेटअप को बहाल क्यों नहीं
करते। तो उनका कहना था कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन जब शेड्यूल का ऐलान कर देगा तो हम पाबंद होंगे, और जब तक ये शेड्यूल का ऐलान नहीं होता तो मुर्जा वहाब जो है एडमिनिस्ट्रेटर कराची होंगे। उसके बाद फिर चूँकि अब आप खुद समझ सकते हैं कि हमारी जो इलेक्शन कमीशन ज़राई से बात हुई थी, उनका ये कहना था कि सूबाई हुकूमत जब चाहेगी तभी हम तो रेडी हैं, और हल्के बंदियाँ चूँकि होनी है तो हम तब जो है वो बल्दियाती इंतखाबात करा सकते हैं। अब वीडियो का एक और अहम जो है वो हिस्सा है, वो है कराची के जो पोश इलाके हैं वहाँ से तजावज़ात का ख़ात्मा नहीं किया गया है। उसके लिए तकरीबन 100 से ज़ायद जो शहरी थे, जो कराची के पोश इलाकों के मकीन है, ख़ास तौर पर क्लिफ्टन कंटोनमेंट के इलाके, और उसके अलावा जो DHA के जो शहरी हैं, मुअज़्ज़ज़ तरीन शहरी यानी कि मुख्तलिफ़ कमांड रखते हैं मुख्तलिफ़ अमूर के ऊपर, उनकी तकरीबन 100 से ज़ायद है। उन्होंने आज दरख्वास्त दायर की थी अपने वकील सैयद मोहम्मद याहिया के तवस्सुत से। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जब हुक्मनामा जारी किया था शहर के बड़े नालों से तजावज़ात के ख़ात्मे का, कच्ची आबादियों में तो तजावज़ात का ख़ात्मा किया गया है, लेकिन कराची के जो पोश इलाके हैं, ख़ासतौर पर महमूदाबाद नाले का जो कि कुरंगी रोड से जब आप DHA की तरफ वो नाला दाखिल होता है तो उसकी जो चौड़ाई है वो 200 फुट के बाद 60 फुट रह जाती है, और उसके बाद आगे जाकर तो मज़ीद कम हो जाती है। ख़याबान जामी और उसके अलावा जो ख़याबान जामी के ऊपर जो है वो उस नाले के ऊपर मुख्तलिफ़ इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई हैं, और उसके अलावा आगे जाके मस्जिद आयशा की तरफ जाते हैं तो वहाँ सफ़ा यूनिवर्सिटी और दीगर जो तामीरात हैं वो गैर कानूनी की गई हैं, और उसके बाद वहाँ पर तजावज़ात का जो है ख़ात्मा नहीं किया गया है। और नालों पर तजावज़ात के ख़ात्मे के बजाय अब कंटोनमेंट हुकाम ने ख़ास तौर पर 200 मिलियन रुपए का टेंडर जारी किया है, लेकिन अगर मुस्तकिल बुनियादों पर जो नाले साफ़ नहीं होंगे तो तब तक जो है मुश्किलात में जो कमी नहीं होगी। उनका कहना है कि मुस्तकिल बुनियादों पर ख़ास तौर पर नालों की सफाई का हल निकाला जाए, और जिस तरह कराची की कच्ची आबादियों में नालों के ऊपर से तजावज़ात का ख़ात्मा किया जा रहा है, तो इसलिए पोश इलाकों में भी नालों के ऊपर से तजावज़ात के ख़ात्मा का हुक्म दिया जाए, ख़ासतौर पर DHA और कंटोनमेंट हुकाम को हुक्म दिया जाए। उस पर अदालत ने नोटिस जारी किए हैं, और अदालत ने DHA, उसके बाद क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड, उसके बाद फिर वफाकी और सूबाई हुकूमत और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी किए हैं, और नालों की सफाई के हवाले से और तजावज़ात के ख़ात्मे के हवाले से रिपोर्ट्स भी तलब की है। जस्टिस शफ़ी मोहम्मद सदीकी साहब की अदालत में ये दरख्वास्त की समाअत हुई, और उसमें अदालत को ये भी अदालत में इस्तदा की गई कि जो बरसाती नाले हैं और सीवरेज के नाले हैं उनको एक कर दिया गया है DHA हुकाम की जानिब से। बरसाती नालों को अलग और उसके अलावा जो सीवरेज का निज़ाम है उसको अलग करने का जो हुक्म दिया जाए, और ख़ासतौर पर जो तामीरात की गई हैं उसकी मुख्तलिफ जो तस्वीर हैं वो भी अदालत में रखी गई हैं, और नाले को जो साफ़ नहीं किया गया है, और उसके बाद फिर जिस तरह नाले कचरे से और गंदगी से भरे हुए हैं उनको कचरा नहीं निकाला गया है, दीगर इलाकों में तो निकाला गया है, और उसके बाद लेकिन DHA के इलाकों में नहीं निकाला गया। वो तफसीलात और तस्वीर की रोशनी में भी तफसीलात अदालत में रखी गई, जिसमें अगर कहते हैं कि अगर महमूदाबाद का जो पीछे का हिस्सा है, जो कच्ची आबादी साइड का नाला, वहाँ से नाले को चौड़ा किया गया है, साफ़ कर दिया गया है। पीछे से जब पानी आएगा, आगे जब जाने का रास्ता ही नहीं होगा समंदर में पानी का, तो फिर पीछे से पानी आने का क्या फ़ायदा होगा। तो इसलिए अगर सही मानों में तजावज़ात का ख़ात्मा होता है, नाले साफ़ होते हैं, तो ही कराची की जो है वो डूबने से बच सकता है। ये दरख्वास्त मौक़िफ़ था। बहरहाल आज इब्तदाई समाअत के बाद जो है वो नोटिस जारी किए गए हैं अदालत की जानिब से। ये बड़ी अहम तरीन आज केसेस की समाअत थी सिंध हाई कोर्ट में, जो कि पेशरफ से मैंने आपको आगाह किया। मज़ीद भी इस सिलसिले में अपडेट्स देते रहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अब चूँकि अदालतों का आज वर्किंग डे जो आखिरी डे था, उसके बाद फिर जुम्मे के रोज़ अदालतें खुलेंगी, तो अदालती खबरों के हवाले से मज़ीद आपको इस सिलसिले में अपडेट करता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। मज़ीद जो शहर के जो दूसरे मामलात हैं जिस पर मैं रोज़ वीडियो बनाता रहता हूँ कराची के ख़ास तौर पर इशूज़ के ऊपर, वो ये सिलसिला जारी रखूँगा। अदालतों के हवाले से अब आपको जो आगाही देंगे वो आपको जुम्मे के रोज़ के बाद ही आगाही देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।